हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो इस वीडियो में हम समझेंगे वेसिकल फ्यूज़न के बारे में। तो वेसिकल फ्यूज़न का मतलब आप समझ ही गए होंगे कि एक वेसिकल का जो है अनदर वेसिकल के साथ या फिर मेम्ब्रेन के साथ फ्यूज़न होना। ठीक है। तो ये जो मेम्ब्रेन का जो फ्यूज़न हो रहा है, जो ट्रांसपोर्ट वेसिकल्स हैं बेसिकली, उनका जो है हमें ज़्यादातर फ्यूज़न देखने को मिलता है कि जो ट्रांसपोर्ट वेसिकल्स होती हैं वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के पास गई, सेल मेम्ब्रेन के पास गई और उसमें फ्यूज़ हो गई और अपना जो कंटेंट है उसे बाहर की तरफ सिक्रेट कर दिया, राइट। तो ये सब करने के लिए वेसिकल का फ्यूज़न कैसे होता है वो हमें समझना है यहाँ पर। ठीक है। तो वेसिकल जो फ्यूज़न है उसे मीडिएट करने के लिए जो है स्पेसिफिक, एक सबसे पहले स्पेसिफिक रिकॉग्निशन होना बहुत ज़रूरी है कि स्पेसिफिकली वो रिकॉग्नाइज करे कि किस मेम्ब्रेन के साथ मुझे फ्यूज़ होना है। वेसिकल रिकॉग्नाइज करे, मेम्ब्रेन ये रिकॉग्नाइज करे कि मुझे इस वेसिकल को फ्यूज़ करवाना है या नहीं करवाना है। तो वहाँ पर स्पेसिफिक रिकॉग्निशन होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है। और ये सब करवाने के लिए जो है यहाँ पर एक हाइपोथेसिस, यानी कि जो फ्यूज़न है वो किस तरीके से हो रहा है। ठीक है। तो ये फ्यूज़न किस तरीके से हो रहा है ये सब बताने के लिए एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम है रोथमैन। रोथमैन रोथमैन ने और उनके कलीग्स ने जो है एक मॉडल बनाकर ये पूरी प्रोसेस को समझाया और उस प्रोसेस का नाम रखा उन्होंने स्नेयर हाइपोथेसिस। इस प्रोसेस का उन्होंने नाम रखा स्नेयर हाइपोथेसिस। तो इस मॉडल से उन्होंने समझाया कि जो वेसिकल्स हैं उनका फ्यूज़न किस तरीके से होता है। ठीक है। तो यहाँ पर इन्होंने इस मॉडल में क्या बताया कि जो वेसिकल जिसका फ्यूज़न होना है उसकी मेम्ब्रेन के ऊपर जो है वहाँ पर स्नेयर प्रोटीन्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है। जिन्हें हम कहते हैं स्नेयर रिसेप्टर्स, इन्हें हम कहते हैं स्नेयर्स। ठीक है। तो जो स्नेयर्स हैं, स्नेयर्स का मतलब क्या है यहाँ पर, स्नैप रिसेप्टर्स। स्नैप रिसेप्टर्स। ओके। सो ये जो स्नैप रिसेप्टर्स हैं ये कहाँ पर प्रेजेंट होते हैं, तो ये वेसिकल के ऊपर भी प्रेजेंट होते हैं जिस वेसिकल का फ्यूजन होना है। और उस वेसिकल के ऊपर जो स्नेयर्स प्रेजेंट होते हैं उनका नाम होता है वी स्नेयर। वी स्नेयर। ओके। और जो मेम्ब्रेन के ऊपर, जिस मेम्ब्रेन के ऊपर जाकर इस वेसिकल को फ्यूज करना है उसके ऊपर जो रिसेप्टर प्रेजेंट है, जो स्नेयर प्रेजेंट है, उसे कहा गया टी स्नेयर्स। टी स्नेयर से आप नाम से समझ रहे होंगे, वी स्नेयर मतलब वेसिकल स्नेयर, टी स्नेयर मतलब टारगेट। टारगेट स्नेयर की टारगेट मेम्ब्रेन कौन सी है, उस मेम्ब्रेन के ऊपर जो स्नेयर प्रोटीन है, जो रिसेप्टर है, वो कौन सा है। ठीक है। अब स्नेयर्स जो है वो क्या करते हैं, ये जो है वी स्नेयर जो है वो टी स्नेयर के साथ जो है बाइंड कर लेंगे और उसके बाद जो फ्यूजन हो जाएगा वेसिकल्स का मेम्ब्रेन के साथ। ठीक है। अब जो स्नेयर प्रोटीन है इनके अंदर हमें एक हॉलमार्क होता है, इनका इनका हॉलमार्क क्या है कि इनके अंदर हमें कंजर्व्ड हेप्टाड रिपीट सीक्वेंस देखने को मिलता है। तो स्नेयर्स का क्या जो हॉलमार्क क्या है, हॉलमार्क क्या है इसका, दे कंटेन कंजर्व्ड हेप्टाड रिपीट सीक्वेंस। कंजर्व्ड हेप्टाड रिपीट सीक्वेंस। ओके। अब यहां तक आपने समझ लिया। अब आगे बात करते हैं। सो जो ये प्रोसेस है, अगर न्यूरॉन्स के केस में जो वी स्नेयर हैं जो कि सेनेप्टिव वेसिकल्स के ऊपर प्रेजेंट होते हैं, वहाँ पर हम जो न्यूरॉन्स है उसमें हम सेनेप्टिव वेसिकल्स देखते हैं ना, कि सेनेप्टिव वेसिकल्स क्या करती हैं, वो वहाँ पर जो न्यूरो ट्रांसमीटर्स हैं उनको जो है कैरी करने का काम करती हैं। तो वो जो सेनेप्टिव वेसिकल्स होती हैं उनके ऊपर जो वी स्नेयर प्रेजेंट होते हैं उन्हें हम कह देते हैं साइनेप्टोब्रेविन। तो ये चीज़ हमें याद रखनी है अच्छे से, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। वो वी स्नेयर प्रेजेंट ऑन साइनेप्टिक साइनेप्टिक वेसिकल्स आर कोल्ड एज, इन्हें क्या कहा गया, साइनेप्टोब्रेविन। साइनेप्टोब्रेविन कहा गया इन्हें। ठीक है। और इन्हें एक और नाम दिया गया जो कि काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है, वैम्प। इन्हें कहा गया वैम्प। ये हम अदर अदर नाम जो है ये इसलिए समझ रहे हैं यहाँ पर क्योंकि जो एग्जाम होता है उसके अंदर क्वेश्चंस के अंदर इन्हीं डिफरेंट नेम्स को जो है यूज़ कर लिया जाता है क्वेश्चन को सेटअप करने के लिए, और वो चीज़ हमें काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज कर सकती है। इसलिए हमें हर नाम पता होना चाहिए कि वी स्नेर को जो है सेनेप्टोब्रेविन भी कहा जाता है, इसे वैम्प भी कहा जाता है, और एक फर्दर एक और नाम है आर स्नेर, वो भी वी स्नेर को ही कहा जाता है। ठीक है। तो वैम्प की फुल फॉर्म क्या है, वैम्प की फुल फॉर्म है वेसिकल एसोसिएटेड मेम्ब्रेन प्रोटीन। मेम्ब्रेन प्रोटीन। ठीक है। तो वैम्प को कहा जाता है वेसिकल एसोसिएटेड
मेम्ब्रेन प्रोटीन, वेसिकल यानी कि जो वेसिकल की मेम्ब्रेन के साथ एसोसिएटेड प्रोटीन है उसे वैम्प कह दिया। वी स्नेयर को हम सिनेप्टोब्रेविन भी कहते हैं, वी स्नेयर भी कहते हैं और वैम्प भी कहते हैं। ये बेसिकली वो स्नेयर रिसेप्टर है जो कि वेसिकल की मेम्ब्रेन के ऊपर प्रेजेंट है, बस इतना हमें जरूर पता होना चाहिए। अब जो टी स्नेयर है उसे भी तो ऐसे अलग नाम से डेजिग्नेट किया जाएगा। तो जो टी स्नेयर है, टी स्नेयर इज डेजिग्नेटेड एज सिंटैक्सिन। इसे क्या कहा गया? सिंटैक्सिन। ओके, तो जो टी स्नेयर है उसे सिंटैक्सिन कहा गया। और सिंटैक्सिन के साथ में क्या प्रेजेंट होता है? सिंटैक्सिन एंड स्नैप 25। स्नैप 25 जो है साइनेप्टोसोम एसोसिएटेड एक प्रोटीन होता है, ठीक है, तो ये जो है प्रेजेंट होता है यहाँ पर। अब टी स्नेयर के केस में हमने क्या होता है ये समझ लिया। अब हमें समझना क्या है कि बोथ जो सिंटैक्सिन है और जो वैम्प है, ठीक है, सिंटैक्सिन और वैम्प ये दोनों क्या हैं? आर एंकर टू मेम्ब्रेन बाय अ कार्बोक्सी टर्मिनल ट्रांसमेम्ब्रेन डोमेन, ठीक है, यानी कि सी टर्मिनल ट्रांसमेम्ब्रेन डोमेन के साथ जो है ये एंकर्ड होते हैं मेम्ब्रेन पे। बोथ सिंटैक्सिन एंड वैम्प आर एंकर्ड टू मेम्ब्रेन, both are anchored to membrane by C terminal transmembrane domain, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात थी जो हम समझ चुके हैं। अब आगे मूव करते हैं। स्नैप 25 की जो हमने बात करी थी ये एक लिपिड एंकर्ड प्रोटीन होता है, ठीक है, ये एक लिपिड एंकर्ड प्रोटीन है, लिपिड एंकर्ड। ओके, लिपिड एंकर्ड होता है। अब इसका पाल्मिटाइलेशन होता है, पाल्मिटाइलेशन होता है तो क्या होता है? जो 4 सिस्टीन रेजिड्यूज हैं वो किसके साथ? जो पाल्मिटोइल एसिड होता है उसके साथ जो है ये बाइंड करते हैं, ठीक है। अब आगे समझते हैं। ओके, सो हुआ क्या कि इसके बीच में जो है लोगों को बहुत कंफ्यूजन होने लगा, एम्बिग्युइटी होने लगी। इसके लिए क्या किया गया? इनका जो नाम है उसे फर्दर चेंज किया गया। जो वी स्नेयर है, जो वी स्नेयर है इसे फर्दर क्या कहा गया? इसे नाम दे दिया गया आर स्नेयर्स। आर स्नेयर्स, आर स्नेयर्स का क्या मतलब हुआ? आर्जिनिन कंटेनिंग स्नेयर्स, ठीक है, आर्जिनिन कंटेनिंग स्नेयर्स। स्नेयर्स वही है, रिसेप्टर की ही बात चल रही है, लेकिन यहाँ पर इतनी ज़्यादा एम्बिग्विटी, इतना ज़्यादा कन्फ्यूजन है इस टॉपिक में कि हमें हर चीज़ जो है अच्छे से पता होनी चाहिए कि किसका नाम क्या है। क्यू स्नेयर्स, क्यू स्नेयर्स जो है किसका नाम दिया गया? यहाँ पर जो टी स्नेयर थे उसका नाम रखा गया क्यू स्नेयर्स। ओके, और ये जो क्यू स्नेयर्स हैं ये क्या है? ग्लूटामाइन कंटेनिंग स्नेयर्स, ग्लूटामाइन कंटेनिंग स्नेयर्स। आई डोंट थिंक कि अभी कोई कंफ्यूजन होनी चाहिए। इसके बाद अब बात करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट मोनोमेरिक जीटीपीएस की, जो कि है रैप प्रोटीन। रैप प्रोटीन का क्या काम है यहाँ पर? एक बार हमें हर चीज़ का काम पता होगा तो बाद में जब पूरी प्रोसेस हम समझेंगे तो वो ऑटोमेटिकली हमें समझ में आ जाएगी, क्योंकि अब हमें हर चीज़ के बारे में पता है। अब हमें पता है वी स्नेयर क्या है, टी स्नेयर क्या है, वी स्नेयर का अनदर नाम क्या है, टी स्नेयर का अनदर नाम क्या है, राइट। तो अगर क्वेश्चन में हमारे पास अनदर नेम को लेकर भी जो है वो कंफ्यूज करने की कोशिश करेंगे तो हम कंफ्यूज नहीं होंगे। ओके, अब आगे बात करते हैं। तो यहाँ पर जो मोनोमेरिक जीटीपीएस है, मोनोमेरिक जीटीपीएस, ठीक है, मोनोमेरिक जीटीपीएस है, इसका नाम क्या है? रैप प्रोटीन। ओके, रैप प्रोटीन। अब रैप प्रोटीन एक्टिवेट कब होता है और इनएक्टिव कब होता है? ठीक है, जब इसके साथ रैप के साथ जीटीपी बाइंड करेगा तब ये क्या होगा? मेम्ब्रेन बाउंड होगा और एक्टिव होगा, मेम्ब्रेन बाउंड होगा और एक्टिव होगा, एंड एक्टिव होगा। ओके, जब इसके साथ रैप प्रोटीन के साथ जीटीपी बाइंड करेगा, ठीक है। लेकिन जब रैप के साथ जीडीपी बाइंड करेगा तो ये कैसा होगा? सोल्यूबल फॉर्म में होगा और कैसा होगा? इनएक्टिव होगा। ओके, ये इनएक्टिव होगा और सोल्यूबल होगा जब जीडीपी बाइंड होगा इसके साथ, ठीक है। तो अगर हमें रैप जीटीपी को रैप जीडीपी में कन्वर्ट करना है तो हम जानते हैं यहाँ पर कौन रोल प्ले करेगा? जीएपी गैप। गैप जो है यहाँ पर
रोल प्ले करेगा। ओके, और ऐसे ही जब रैब जीटीपी को रैब जीटीपी में कन्वर्ट करना है तो यहाँ पर जीईएफ गुआनिन एक्सचेंज फैक्टर जो है वो काम करेगा। ठीक है, तो यहाँ पर अभी तक आई डोंट थिंक कोई कन्फ्यूजन होनी चाहिए। अब हमने रैब प्रोटीन के बारे में भी अच्छे से समझ लिया है। जब ये बाउंडेड जीटीपी बाउंडेड होगा तो ये इनएक्टिव होगा, सोल्यूबल होगा। जब ये जीटीपी बाउंडेड स्टेट में होगा तो एक्टिव होगा और मेम्ब्रेन बाउंड होगा। ठीक है, अब आगे समझते हैं। जो अब यहाँ पर एक जो पूरी प्रोसेस है हमें उसे समझना है और उसे हम समझेंगे डायग्राम की हेल्प से। ठीक है, तो मान लीजिए मेम्ब्रेन है। अब मेम्ब्रेन है और यहाँ पर रेड कलर से हमने वेसिकल बना दी, रेड कलर से वेसिकल बना दी, और वेसिकल के ऊपर जो प्रोटीन है उसे भी रेड कलर से ही हमारा ये दिखा देते हैं वी स्नेयर को। ये है वी स्नेयर, और यहाँ पर इसके साथ कौन प्रेजेंट है तो ग्रीन कलर से दिखा देते हैं। यहाँ पर इसके साथ प्रेजेंट है अभी वो प्रोटीन जिसके बारे में हम बात कर रहे थे, दैट इज रैब जीटीपी। रैब जीटीपी है तो एक्टिव फॉर्म में है। ओके, अब यहाँ पर मेम्ब्रेन पर एक रिसेप्टर जो है हमें देखने को मिलता है ब्लू कलर से। इसका नाम क्या है? इसका नाम है रैब इफेक्टर। इसका नाम है रैब इफेक्टर। ये रैब इफेक्टर जो है वो रैब जीटीपी से बाउंड करने के लिए है यहाँ पर। ठीक है, अब मान लीजिए इसे आगे हम मूव करा। ओके, यहाँ पर हमने आगे जो है अगले स्टेप में गए। यहाँ पर ये हमारी वेसिकल रेड कलर से, इसके ऊपर ये वी स्नेयर। ठीक है, और यहाँ पर हमारा जो ग्रीन कलर से हमने बनाया था रैब जीटीपी, ये आ गया रैब जीटीपी। इसके साथ कौन इंटरेक्ट करेगा? रैब इफेक्टर जो है इसके साथ इंटरेक्ट करेगा। ठीक है, अब यहाँ पर ये जो प्रोसेस हो रही है इस प्रोसेस को हम कहेंगे टेदरिंग। इस प्रोसेस को क्या कहेंगे? इस प्रोसेस को हमने कहा टेदरिंग। ओके, इसे हमने कह दिया टेदरिंग। अब यहाँ पर क्या होगा? इस मेम्ब्रेन के ऊपर भी तो टी स्नेयर प्रेजेंट होगा, तो उस मेम्ब्रेन के ऊपर जो टी स्नेयर है उसकी बात कर लेते हैं। तो ये हो गया हमारा टी स्नेयर, ये आ गया टी स्नेयर। ठीक है, ये वी स्नेयर, ये हमारा टी स्नेयर है। अब नेक्स्ट स्टेप की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट स्टेप में क्या हुआ? नेक्स्ट स्टेप में क्या हुआ कि यहाँ पर अब डॉकिंग हुई, क्योंकि ये जीटीपी है। रैब इफेक्टर ने क्या चेक करा? रैब इफेक्टर ने इसके साथ टेदरिंग करके ये चेक करा कि इसके पास रैब जीटीपी है कि नहीं है। जीटीपी है तो मतलब ये एक्टिव फॉर्म में है। उसके बाद इसका रैब इफेक्टर का यहाँ पर क्या काम था? रैब इफेक्टर प्रोटीन जो है इसको इंटरेक्ट करवाने के लिए तो रिस्पॉन्सिबल है ही, साथ ही क्या करेगा? यहाँ पर टेदरिंग करा देगा, यानी कि जो वेसिकल की जो मेम्ब्रेन है उसको यहाँ पर अब डॉकिंग करवाने के लिए जो है अगले स्टेप पर पहुंचा देगा। डॉकिंग किसकी होगी? जो वी स्नेयर और टी स्नेयर है इनका जो जब यहाँ पर हमें ट्रांस स्नेयर कॉम्प्लेक्स की जो फॉर्मेशन होगी, यहाँ पर जब इनकी इंटरेक्शन हो जाएगी उसे कहेंगे हम डॉकिंग। ठीक है, तो अब डॉकिंग वाले स्टेप को समझते हैं। ये नेक्स्ट स्टेप है डॉकिंग। ओके ओके, तो यहाँ पर अब क्या है? फिर से हमारी रेड कलर की हमारी वेसिकल है, तो वेसिकल के ऊपर यहाँ पर टी स्नेयर प्रेजेंट था। यहाँ पर सॉरी, वेसिकल के ऊपर वी स्नेयर, यहाँ पर टी स्नेयर प्रेजेंट है। ओके, इनका इंटरेक्शन हुआ, डॉकिंग हुई। यहाँ पर जो रैब इफेक्टर था उसने अभी भी बाइंड कर रखा है किसके साथ? रैब जीटीपी के साथ। इसकी इंटरेक्शन अलग चल रही है। ओके, तो यहाँ पर हो गई डॉकिंग। अब डॉकिंग हो गई तो डॉकिंग होने के बाद क्या हुआ? यहाँ पर वी स्नेयर और टी स्नेयर जो है इनकी बाउंडिंग हो गई, और इसकी बाइंडिंग होने की वजह से क्या हो गया कि वेसिकल जो है अब वो लंबे टाइम तक लॉन्ग इनफ, इतना लॉन्ग इनफ ताकि जो रैब प्रोटीन है उसका जो रैब का जो जीटीपी है उसको हाइड्रोलाइज किया जा सके। उसको हाइड्रोलाइज करने की वजह से जो वेसिकल है वो अब मेम्ब्रेन के साथ फ्यूज कर सके। ठीक है, तो यहां पर अभी ये दोनों जो है, जो टी स्नेयर है वो अलग मेम्ब्रेन पे है, जो वी स्नेयर है वो अलग मेम्ब्रेन पे है। इसलिए हमने इसको क्या कहा? इसलिए हमने इसको कहा ट्रांस स्नेयर कॉम्प्लेक्स। इसलिए इस कॉम्प्लेक्स को हमने क्या कहा? ट्रांस स्नेयर कॉम्प्लेक्स। ट्रांस स्नेयर क्यों कहा? आप फिर से समझिए कि ये जो मेम्ब्रेन है अभी अलग है, ये जो मेम्ब्रेन है अभी अलग है, तो अलग अलग मेम्ब्रेन्स के जो प्रोटीन्स हैं वो यहाँ पर इंटरेक्ट कर रहे हैं, जो रिसेप्टर्स हैं वो इंटरेक्ट कर रहे हैं, इसलिए इसे कहा हमने ट्रांस स्नेयर कॉम्प्लेक्स। ओके,
अब ट्रांसलेयर कॉम्प्लेक्स हो गया तो अब क्या होगा, इतनी लॉन्ग इनफ, इतना टाइम मिल जाएगा अभी कि जो है ये पूरी प्रोसेस जो है अब कंप्लीट हो सके। तो अब क्या हुआ, ये जो जीटीपी है, ये जीटीपी इस प्रोसेस में नेक्स्ट स्टेप पर क्या हुआ, जो जीटीपी है वो कन्वर्ट हो गया जीडीपी में, और जीडीपी में कन्वर्ट हो गया तो रैब जीडीपी जो है वो हो गया सोल्यूबल फॉर्म में पहुंच गया। सोल्यूबल फॉर्म में पहुंच गया तो ये जो है यहाँ से अब इस जो मेम्ब्रेन है उसके ऊपर से हट जाएगा। तो अब क्या होगा, यहाँ पर ये जो मेम्ब्रेन है, ये जो वेसिकल है वो मेम्ब्रेन के साथ फ्यूज कर जाएगी। ओके, अब इस मेम्ब्रेन ने तो फ्यूज कर लिया, लेकिन यहाँ पर इस टी स्नेयर के साथ, ये टी स्नेयर है, इस टी स्नेयर के साथ जो वी स्नेयर था वो अभी भी बाउंडेड फॉर्म में है। लेकिन अब इस कॉम्प्लेक्स को हम कहेंगे सिस स्नेयर कॉम्प्लेक्स। अब इस कॉम्प्लेक्स को हम क्या कहेंगे, सिस स्नेयर कॉम्प्लेक्स। ये जो कॉम्प्लेक्स है हमारा इसे कहेंगे हम सिस स्नेयर कॉम्प्लेक्स। और इसे हमने सिस स्नेयर कॉम्प्लेक्स क्यों कहा, क्योंकि ये जो है सेम मेम्ब्रेन के ऊपर जो है, अब वी स्नेयर और टी स्नेयर दोनों जो प्रोटीन्स है वो सेम मेम्ब्रेन के ऊपर प्रेजेंट है। ओके, अब इनकी डिसलोकेशन भी तो करवानी पड़ेगी, इनकी डिसलोकेशन यानी कि इन दोनों को जो है अब अलग अलग भी तो करना है। तो इनकी डिसलोकेशन करवाने के लिए स्नैप एंड एनएसएफ जो है काम करेंगे, और उसके बाद क्या होगा कि दोनों ही जो हैं, जो वी स्नेयर है और जो टी स्नेयर है, इनकी हमें डिसलोकेशन देखने को मिलेगी। ये हो गई डिसलोकेशन। ओके, तो यहाँ पर हमारी प्रोसेस हो गई कंप्लीट। स्नैप और एनएसएफ ने क्या करा, डिसलोकेशन करवाई। जीटीपी जब जीडीपी में हाइड्रोलाइज होगा तो जो मेम्ब्रेन है, जो वेसिकल है, वो मेम्ब्रेन के साथ फ्यूज कर जाएगी। ट्रांसनेयर कॉम्प्लेक्स क्या है, सिसनेयर कॉम्प्लेक्स क्या है, वो अब हमें पता लग गया। ठीक है, अब यहां पर बात करते हैं कि इसको इनहिबिट कौन कर सकता है, वेसिकल फ्यूजन को इनहिबिट कौन कर सकता है। पहले एनएसएफ की बात कर लेते हैं। स्नैप क्या है, स्नैप एक तरीके से एक अडेप्टर प्रोटीन है। ठीक है, ये है एक अडेप्टर प्रोटीन। और जो एनएसएफ है ये क्या है, एनएफएज हेक्सामेरिक प्रोटीन है, ये एक हेक्सामेरिक प्रोटीन है। ये सोल्यूबल है, मतलब मेम्ब्रेन के साथ बाउंड नहीं है, और एटीपीएज एक्टिविटी जो है ये परफॉर्म करता है। उसी एटीपीएज एक्टिविटी को जब यूज़ करेगी तभी जो है यहाँ पर डिसलोकेशन हो पाएगा। ठीक है, जो स्नैप है उसकी फुल फॉर्म अगर हम समझना चाहें तो इसकी फुल फॉर्म क्या होगी, सोल्यूबल एनएसएफ अटैचमेंट प्रोटीन्स। सोल्यूबल एनएसएफ अटैचमेंट प्रोटीन्स। ओके, और जो एनएसएफ है इसकी फुल फॉर्म है एनईएम सेंसिटिव फैक्टर। इसकी फुल फॉर्म है एनईएम सेंसिटिव फैक्टर। ठीक है, तो यहां पर हमने थोड़ा बहुत समझ लिया एनएसएफ और स्नैप के बारे में। ओके, एनएसएफ की बात हमारी हो चुकी है कि एटीपीएज है, हाइड्रोलाइज करता है एटीपी को ताकि स्नेयर्स जो है वो डिसोशिएट हो सके। अब बात करते हैं दो टॉक्सिन्स की। अब हमारी वीडियो जो है वो कंप्लीट हो चुकी है ऑलमोस्ट। एक होता है बोटुलिनियम टॉक्सिन। ठीक है, ये क्या करता है, बोटुलिनियम टॉक्सिन जो है ये एक एक्सोटॉक्सिन है, एक्सोटॉक्सिन होता है। एबी टॉक्सिन होता है, एबी टॉक्सिन यानी कि अल्फा बीटा टॉक्सिन। न्यूरोटॉक्सिन होता है, न्यूरोटॉक्सिन है। उसके बाद ये क्या करता है, इसका जो प्रोटीएज है वो वी स्नेयर और टी स्नेयर पे एक्ट करता है, और जिसकी वजह से क्या होता है कि कोई भी फ्यूजन नहीं हो पाता जो जो हमारी टी स्नेयर है और जो वी स्नेयर है उसके बीच में, यानी कि जो वेसिकल और जो टारगेट मेम्ब्रेन है उसके बीच में कोई जो फ्यूजन है हमें वो देखने को नहीं मिलता। तो प्रोटीएज जो है, प्रोटीएज एक्ट ऑन वी स्नेयर। वी स्नेयर क्या है, एक प्रोटीन है, और टी स्नेयर भी एक प्रोटीन है। तो प्रोटीन को डिग्रेड करने के लिए, प्रोटीन को जो है यहाँ पर कट करने के लिए प्रोटीएज एक्ट करेगा, और जिसकी वजह से फ्यूजन नहीं हो पाएगा। ओके, तो ये बोटुलिनम टॉक्सिन था। यानी कि अगर हमें कभी भी जो वेसिकल फ्यूजन है उसे रोकना है तो बोटुलिनम टॉक्सिन जो है उसे यूज किया जा सकता है। एक होता है टिनेटोस्पैज्मिन। टिनेटोस्पैज्मिन ये क्या है, ये भी एक्सोटॉक्सिन है, एक्सोटॉक्सिन है। एबी टॉक्सिन है,
न्यूरोटॉक्सिन है। ओके, और ये काम क्या करता है, ये जब रिलीज किया जाएगा तो उससे क्या होगा कि जो वी स्नेर है वो जो है अपनी जगह से कट हो जाएगा। ठीक है, तो जब वो कट हो जाएगा तो ग्लाइसिन जो कि रिलीज किया जाएगा वो जो है अब रिलीज नहीं हो पाएगा। और ग्लाइसिन क्या होता है, एक इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर होता है। जब इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर नहीं आ पाएगा, जब वो प्रोसेस इनहिबिट नहीं हो पाएगी, तो उससे क्या होगा कि बहुत ज़्यादा डैमेज हो सकता है। ठीक है, तो ये क्या करता है, कट वी स्नेयर। ठीक है, ये वी स्नेयर को कट कर देता है, ड्यू टू विच इनहिबिटरी इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर न्यूरोट्रांसमीटर ब्रैकेट में हम लिख देते हैं ग्लाइसिन इज नॉट रिलीज्ड। और जब ये रिलीज नहीं होगा तो ये बहुत ज़्यादा डैमेज करेगा। तो टिनाटोसेपेस्मिन भी, और ये क्या है, टॉक्सिन्स होते हैं। ठीक है, जो कि वेसिकल फ्यूजन नहीं होने देते। तो यहाँ पर हमारा जो वेसिकल फ्यूजन का पार्ट है वो कंप्लीट होता है। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। थैंक यू वेरी मच।